नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं आ चुकी हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, तो 16वें वित्त आयोग की क्या अनुशंसाएं हैं, क्या नए पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, 15वें वित्त आयोग से कंपैरिजन करते हुए सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि इसमें ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के, सब्सिडी को लेकर के और म्यूनिसिपैलिटी पंचायत इत्यादि को लेकर के भी रिकमेंडेशंस किए गए हैं। कुछ नया पैरामीटर ऐड किया गया है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करना अनिवार्य है, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले वित्त आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये एक सलाहकारी संस्था है, प्रेसिडेंट को सलाह देती है। और इसका सलाह जो है ना, ये केंद्र के ऊपर बाध्य नहीं है। तो क्या बाइंडिंग होता है, तो बाध्यता नहीं होती है कि इसके सलाह को माना ही जाए। लेकिन अभी तक की जो परिपाटी है उसमें वित्त आयोग के सलाह को स्वीकार किया जाता है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। तो जैसे इस वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है वो श्री अरविंद पनगड़िया हैं। ये वही अरविंद पनगड़िया हैं, है ना, जो कि नीति आयोग जब गठित हुआ था तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष भी थे। ये वही अरविंद पनगड़िया हैं। और इनके साथ साथ 4 सदस्य और हैं। राइट। इस वित्त आयोग का कार्यकाल, तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो इसका कार्यकाल जो है ये 1 अप्रैल इस साल 2026 से प्रारंभ होगा और 31 मार्च 2030 तक यह लागू रहेगा। उसके आधार पर काम किया जाता रहेगा। ठीक है। तो 5 वर्षों का कार्यकाल है इनका। तो वित्त आयोग से उम्मीद की जाती है कि यह जो कर का अंतरण है ना, कर का हस्तांतरण इस हिसाब से कर, यानी कर राजस्व के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा जो राजस्व इकट्ठा किया जाता है उसका हस्तांतरण इस हिसाब से किया जाए कि एक समानता की स्थिति बने, असमानता कम हो। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस को कम करने की कोशिश करता है। और उसके माध्यम से जो हम लोगों का राजकोषीय संघवाद है, फिस्कल फेडरलिज्म, तो हम लोग का जो राजकोषीय संघवाद को, है ना, बनाए रखने का, मजबूत रखने का काम करता है। फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रांग करने का काम करता है। और कैसे काम करता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस को कम करके। तो एक बार हम लोग देखेंगे कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस कहने का क्या मतलब है। सबसे पहले वर्टिकल इम्बैलेंसेस को कम करने के लिए कर, जो पूरा सकल कर संग्रहण है केंद्र सरकार के द्वारा, उसका डिवॉल्यूशन यानी कि हस्तांतरण किया जाता है, जिसको हम लोग वर्टिकल डिवॉल्यूशन यानी कि ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण कहते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण कहने का मतलब कि सकल कर संग्रहण को केंद्र सरकार अपने पास रखेगी और बाकी सारे राज्यों में बांट देगी। जैसे यहां पर आप देख रहे हो 41% का जो यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये 41% क्या है? ये 41% है जो केंद्र सरकार का डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस हैं, उसमें से 41% सभी राज्यों में हस्तांतरित होंगी। तो ऊर्ध्वाधर में केंद्र और सभी राज्यों के बीच कर का हस्तांतरण। तो कर हस्तांतरण कैसे होगा? तो राज्यों के बीच में कर हस्तांतरण होगा 41%। 15वें वित्त आयोग ने भी सेम 41% ही टैक्स डिवोल्यूशन की बात की थी, सेम एज 15वें वित्त आयोग। यहां पर एक चीज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि जब हम लोग ये कह रहे हैं कि सकल कर राजस्व का कितना हिस्सा, तो 41% सभी राज्यों के बीच बांटा जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिविजिबल पूल है टैक्सेस का डिविजिबल पूल कहने का मतलब वो हिस्सा जिसको केंद्र सरकार डिवाइड करेगी यानी कि बांटेगी। तो डिविजिबल पूल के अंतर्गत क्या चला आता है? तो सकल कर संग्रहण यानी कि ग्रॉस टैक्स कलेक्शन, जिसको आप कहते हैं जीटी या ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि सकल कर राजस्व। इस सकल कर राजस्व में से हम लोग घटा देते हैं
कर संग्रहण की लागत, टैक्स कलेक्ट करने में जो खर्चा आया, तो कर संग्रहण की लागत जोड़ सेस यानी कि उपकर जोड़ सरचार्ज यानी कि अधिभार। तो इस बार जो कर बांटा जाएगा उसके अंतर्गत उपकर और अधिभार जो केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है उसको नहीं डिवाइड किया जाएगा। तो सकल कर संग्रह यानी कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है, सकल कर राजस्व, उसमें से हम लोग कर संग्रहण की लागत, उपकर यानी कि सेस और अधिभार यानी कि सरचार्ज, इसको घटा देंगे। बाकी जो बचेगा उसका 41%, तो ये जीटीआर का 41% है। तो जब हम लोग यहां पर ये 41% हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो ये 41% किसका है? जीटीआर का 41% है। 15वें वित्त आयोग ने भी यही सिफारिश की थी और इनके द्वारा, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल डिवॉल्यूशन यानी कि ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण। तो एक तो इस प्रकार से इम्बैलेंस कम करने की कोशिश की जाती है। दूसरा क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज हस्तांतरण। क्षैतिज हस्तांतरण कहने का क्या तात्पर्य है? क्षैतिज हस्तांतरण कहने का मतलब यह है कि राज्यों के बीच में, अब ये जो 41% है, इस 41% को इन राज्यों के बीच में कैसे बांटा जाएगा। तो ये जो 41% है, 41% को राज्यों के बीच बांटना, और राज्यों के बीच इस प्रकार से बांटना कि इक्विटी बनी रहे। सभी राज्य एक समान नहीं है, कुछ ज्यादा विकसित हैं, कुछ बहुत कम विकसित हैं, है ना। कहीं पर गरीबी बहुत कम है, कहीं गरीबी बहुत ज्यादा है, कहीं जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वहां राजस्व की बहुत जरूरत है, कहीं क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। उसके साथ साथ हमको यह भी ध्यान रखना है कि हम राज्यों को अच्छे काम करने के लिए हतोत्साहित न करें, दंडित न करें, यानी कि हम राज्यों को अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करें, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके वित्त आयोग के द्वारा, सभी वित्त आयोग के द्वारा एक हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन का फॉर्मूला दिया जाता है। मतलब ये फॉर्मूला क्या है? इसमें अलग अलग क्राइटेरिया, पैरामीटर्स रखे जाते हैं, उन पैरामीटर्स को एक वेट दिया जाता है, भार दिया जाता है, जिसके आधार पर राज्यों को ये जो कर है, इन करों का, कर राशि का हस्तांतरण किया जाएगा, है ना। तो जैसे 16वें वित्त आयोग के द्वारा क्या नया फॉर्मूला दिया गया है, क्या नए वेट्स दिए गए हैं, और 15वें वित्त आयोग के द्वारा क्या वेट्स दिए गए थे, उसमें तुलना करते हैं। कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। पहला पॉइंट है यहां पर इनकम डिस्टेंस, राइट। इनकम डिस्टेंस 45% था, इसको घटा करके 42.5% कर दिया गया। जनसंख्या को वेट था 15%, इसको बढ़ा करके 17.5 कर दिया गया। और उसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5 से घटाकर 10 कर दिया गया। क्षेत्रफल को 15 से घटा करके 10% कर दिया गया। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, ये ध्यान रखिएगा, ये टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स जो था, इसको समाप्त कर दिया गया है और इसकी जगह पर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जैसा एक नया पॉइंट यहां पर ऐड किया गया है। तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में आपका योगदान, इसको 10% वेट दिया गया है। और कर और राजकोषीय प्रभाव जो है, प्रयास जो है, इसको समाप्त कर दिया गया है, राइट। तो ये एक जनरल हमारे पास है। नया चीज क्या ऐड हुआ है? कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब इन चीजों का मतलब क्या है, इसको हम लोग एक एक करके देखें, ये देखना अनिवार्य है। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहां पॉपुलेशन के बारे में अगर बात कर लें, तो पॉपुलेशन को वेट, है ना, 15 से बढ़ा करके 17.5% किया गया। इसका मतलब यह है कि ऐसे राज्य जहां जनसंख्या सर्वाधिक है ना, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, ऐसे राज्यों के पास, है ना, टैक्स डिवोल्यूशन के अंतर्गत, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के अंतर्गत ज्यादा राशि पहुंचेगी। उसके बाद क्षेत्रफल 15 से घटा करके 10% किया गया, लेकिन फिर भी इसका वेट बहुत है। तो मतलब जो राज्य क्षेत्रफल में बहुत बड़े हैं, है ना, उनको पहले के मुकाबले वेट कम दिया गया, यानी कि पहले के मुकाबले उनको नुकसान होगा। लेकिन फिर भी क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों को ज्यादा पैसा दिया जाएगा, ज्यादा कर आवंटित किया जाएगा, ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा
पैसा आवंटित किया जाएगा। लेकिन अगर 15वीं से तुलना करें तो क्षेत्रफल के भार को कम किया गया है, जनसंख्या के भार को बढ़ाया गया है, लेकिन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस से इसको एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले है हमारा इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस या फिर इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं, इनकम डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अंतर, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अंतर। तो अगर हम ये जाने कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है तो हमको ये चीज इनकम डिस्टेंस जो है ये पता चल जाएगा। इसको 42.5% वेट दिया गया है, सबसे ज्यादा, है ना। तो ये है क्या, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अंतर। इससे पता चलता है कि कोई राज्य कितना अमीर है, कोई राज्य कितना गरीब है। इसको निकालते ऐसे हैं, जो कि 16वें वित्त आयोग ने बताया है हमको। 16वें वित्त आयोग ने कहा कि पहले टॉप 3 राज्यों का प्रति व्यक्ति औसत निकाल लो। तो शीर्ष यानी कि टॉप 3 स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति, हम ऐसे लिख लेते हैं, पर कैपिटा जीएसडीपी, पर कैपिटा जीएसडीपी का औसत। अब इस औसत से जिस राज्य के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं उस राज्य का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना है उसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। तो टॉप 3 स्टेट्स का पर कैपिटा जीएसडीपी का औसत और, है ना, राज्य का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के औसत का अंतर, डिफरेंस। तो इस आधार पर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी अंतर यानी कि जिसको हम लोग इनकम डिस्टेंस, आय दूरी कह रहे हैं, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। यहां पर एक चीज और भी ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो हम लोगों ने यहां पर ये लिखा हुआ है औसत, तो ये औसत हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि ये औसत निकालने के लिए क्या किया गया है, 2018-19 से 2023-24 तक के वर्षों का औसत लिया गया है, के वर्षों का औसत, है ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा जो बहुत क्रूशियल है, वो ये कि चूंकि 2020-21 का वर्ष जो था ये कोविड से प्रभावित था, तो इसको हटा दिया गया है। ये कोविड प्रभावित वर्ष था, को हटाकर, तो जितना ज्यादा अंतर होगा उसको उतना ज्यादा फायदा होगा यहां पर। मतलब आप ज्यादा गरीब देश राज्य हैं, बिहार ज्यादा गरीब राज्य है, उसका डिफरेंस ज्यादा है इन टॉप 3 राज्यों के औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी से, तो इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये कि जो पिछड़ा हुआ राज्य है उसको थोड़ा और ज्यादा सहायता दीजिए और ज्यादा सपोर्ट दीजिए ताकि वो बेहतर कर सके। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इट। तभी हम लोग जो इक्विटी की बात, समता की बात करते हैं, जो वित्त आयोग चाहता है वो चीज प्राप्त हो पाएगी। तो ये हो गया आपका इनकम डिस्टेंस, जिसको सबसे ज्यादा 42.5% का वेट दिया गया है। उसके अलावा बात करें डेमोग्राफिक्स को लेकर के, देखो एक तो जनसंख्या को वेट दिया गया था, जो हम लोगों ने देखा था कि 2011 की जनसंख्या, जनगणना के अनुसार जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है ना, उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा और उसको 17.5% का वेट भी दिया गया, 15 से बढ़ा करके। लेकिन एक नया पैरामीटर ये जो है डेमोग्राफिक्स, ये नया पैरामीटर्स नहीं है, पुराना पैरामीटर ही है, लेकिन इसको डिफाइन किया गया है अलग तरीके से और ये इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन के रूप में काम करता है। तो डेमोग्राफिक्स को रीडिफाइन किया गया है। तो पहले देख लेते हैं 15वें वित्त आयोग में ये डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को कैसे देखा जाता था, यानी कि जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को पहले 15वां वित्त आयोग कैसे देखता था। तो ये जो है आपका जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, 15वां वित्त आयोग जो था, 15वां वित्त आयोग इसको देखता था टोटल फर्टिलिटी रेट के आधार पर, टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि सकल प्रजनन दर के आधार पर इसको देखता था। लेकिन 16वें वित्त आयोग ने इसमें परिवर्तन किया है। 16वां वित्त आयोग इसको कैसे परिभाषित करता है, 16वां वित्त आयोग इसको कहता है कि 1970 से 2011 तक की जो जनसंख्या वृद्धि रही है उसमें किस राज्य की वृद्धि दर कितनी रही है। जिस राज्य की वृद्धि दर ज्यादा होगी
1970 से 2011 तक जिस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा रहेगी उसको कम बेनिफिट होगा। ठीक, तो ये इंसेंटिव की तरह काम कर रहा है ना कि भाई जिन लोगों ने जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए बढ़िया काम किया है उनको बेनिफिट दिया जाए। तो ये क्या कह रहा है कि 1970, राइट, 1970 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर प्रदर्शन, तो अगर जिसका ज्यादा होगा उसको नुकसान होगा, तो कम वृद्धि दर वाले राज्यों को फायदा होगा, कम ग्रोथ रेट वाले, कम वृद्धि दर वाले राज्यों को लाभ। तो एक तरफ जहां ज्यादा जनसंख्या होने वाले को आप उधर एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा प्रॉफिट बेनिफिट दे रहे थे, यहां पर जिन्होंने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छा किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर काम किया है, उनको यहां लाभ दिया जा रहा है। और वेट कितना दिया गया है? 10% का वेट दिया गया है। तो इसको एडजस्ट करने की कोशिश की, इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से इन्वायरमेंट यानी कि फॉरेस्ट को पिछले साल भी 10% दिया गया था, मतलब सॉरी, पिछली 15वें वित्त आयोग के द्वारा भी 10% का वेट दिया गया, इन्होंने भी 10% का ही वेट दिया है। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर डेफिनेशन को थोड़ा बढ़ाया है ना। इसका मतलब कि ये फॉरेस्ट को कैसे कवर करते हैं हम लोग कि जो कुल वन जो है भारत में, उसमें किस राज्य का योगदान कितना ज्यादा है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे, वनों को कैसे देखते हैं हम लोग, वन को कैसे देखा गया है? तो राज्यों का कुल वन क्षेत्रफल में योगदान, राज्यों का कुल वन क्षेत्रफल में योगदान, और उसके साथ साथ दोनों ही चीजों को यहां देखा जाता है, उसके साथ साथ वनावरण क्षेत्र में वृद्धि, वनावरण में वृद्धि, इन दोनों ही के आधार पर, है ना, वन वाला पैरामीटर को रखा गया है, राइट। लेकिन अब 15वें वित्त आयोग से अलग कैसे है? क्योंकि 15वां वित्त आयोग जो है आपका, 15वां वित्त आयोग जो है ये सिर्फ दो प्रकार के वनों को शामिल करता था। एक जो कि डेंस्ड है ना, मतलब सघन वन, तो ये सिर्फ डेंसली फॉरेस्ट एरिया यानी कि डेंस्ड, जिसको सघन वन कहते हैं, ये सघन को शामिल करता था, और मध्यम सघन को शामिल करता था, मीडियम डेंस्ड। ये दो वनों को शामिल करता था 15वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग ने खुले वनों को भी इसमें शामिल कर दिया है। 16वां वित्त आयोग जो है इसने खुले वन यानी कि ओपन फॉरेस्ट को भी इंक्लूड किया है ना। तो ये प्लस है, खुले वन को भी इसमें ऐड किया गया, और तीनों को अलग अलग वेट दिया गया है। सघन वन किसको कहते हैं? जहां पर 70%, सघन वन कहते हैं कि 70% या ज्यादा कैनोपी एरिया हो, कैनोपी एरिया या कैनोपी कवरेज। कैनोपी कवरेज मतलब कैनोपी कवरेज या कैनोपी डेंसिटी कह सकते हैं आप, मतलब छत्र गहनता या छत्र सघनता, राइट। मध्यम सघन 40 से 70% की छत्र सघनता होनी चाहिए, और जो खुले वन है, खुले वन को कहा गया कि भाई 10 से 40% तक इनका होना चाहिए छत्र गहनता। तो छत्र गहनता या छत्र सघनता, कैनोपी डेंसिटी 10 से 40%, तो इसको भी शामिल किया गया है ना, इन्वायरमेंट यानी कि फॉरेस्ट यानी कि वनों के अंतर्गत। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट को भी, फॉरेस्ट का वेट जो है वो उतना ही रखा गया है, लेकिन परिभाषा में खुले वनों को भी इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे राज्यों को ज्यादा फायदा होगा जहां पर खुले वन हैं, खुले वनों का प्रतिशत ज्यादा है। तो इसके हिसाब से इन तीनों को अलग अलग वेट दिया गया, तो वनों को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज वो है एफिशिएंसी यानी कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। सी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये वाला पॉइंट जो है, यानी कि जीडीपी में योगदान, यानी कि
भारत के विकास में आपका योगदान कितना है, जीडीपी में योगदान, यह नया पॉइंट ऐड किया गया है। यह नया एडिशन है पैरामीटर 16वें वित्त आयोग के द्वारा। 15वें वित्त आयोग में इसकी जगह पे दूसरी चीज थी, है ना, इसकी जगह पे टैक्स एंड फिस्कल एफिशिएंसी था। 15वां जो वित्त आयोग था, है ना, उसके अंदर था कर एवं राजकोषीय कुशलता, एफिशिएंसी को शामिल किया गया था, लेकिन इसको हटा दिया गया और इसकी जगह पर ये जीडीपी में योगदान जो है ये 16वें वित्त आयोग के द्वारा शामिल किया गया है, जिसको कि 10% का वेट दिया गया है। इसको हम लोग जीडीपी में योगदान हम लोग निकालते कैसे हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। तो हम लोग सीधे सीधे देख लेते हैं, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो हम लोग बता देंगे, नहीं पूछा तो अपनी जगह पे है बात। तो जीडीपी में योगदान कैसे देखा जा रहा है, तो जीडीपी में योगदान देखने के लिए क्या कह रहे हैं कि किसी राज्य का जीडीपी में योगदान निकालना है तो उस राज्य के जीएसडीपी का या जीएसडीपी के औसत का स्क्वायर रूट, चलो मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं स्क्वायर रूट, और इसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं किसके अनुपात में, अन्य राज्यों के या सभी राज्यों के, अन्य सभी राज्यों के जीएसडीपी के औसत के स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, चलो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल का जोड़। तो इस हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं जीडीपी में आपका योगदान कितना। तो भारत के जीडीपी में राज्य का योगदान कैसे है, कितना है, उसको इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाला जा रहा है। और यहां पर भी एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये जो हम लोगों ने यहां औसत की बात की है, ये औसत कैसे निकालेंगे, तो वही 2018-19 से 2023-24 का औसत, 23-24 के बीच नॉमिनल जीएसडीपी का औसत, नॉमिनल जीएसडीपी का औसत। नॉमिनल जीएसडीपी कहने का मतलब करेंट ईयर प्राइस, वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी, वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी, इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल जीएसडीपी। और वही बात रहेगी यहां पर, ध्यान रखिएगा कि 2020-21 को छोड़ करके, क्योंकि ये कोविड से प्रभावित वर्ष था। तो इस हिसाब से हम लोग एफिशिएंसी यानी कि कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हम लोग प्राप्त करते हैं राज्यों का। तो जिस राज्य का योगदान जितना ज्यादा होगा उस राज्य को लाभ होगा। तो ऐसे ही देखेंगे हम लोग, एक तरफ तो जो स्थापित चीज है उसके बारे में बात की गई है, दूसरी तरफ इंसेंटिव्स के बारे में बात किया गया है, प्रोत्साहन के बारे में बात किया गया। भाई जंगल अच्छे होंगे, जंगल ज्यादा में कंट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छी बात है। डेमोग्राफिक एफिशिएंसी आप दिखा रहे हैं कि 70 से 2011 के बीच में आपने कितना कंट्रोल किया है पॉपुलेशन ग्रोथ को, या फिर जीडीपी में आपका कितना योगदान है। ये इंसेंटिव्स की चीजें हैं, अगर इधर अच्छा काम किया है आपने तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस हिसाब से ये जो पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स की बात की गई है। अब अगर देखा जाए, आमतौर पर 15वें वित्त आयोग से अगर तुलना की जाए, अगर देखी जाए तो किन राज्यों को लाभ हुआ है और किन राज्यों को नुकसान पहुंचा है। तो अगर लाभ के हिसाब से देखा जाए तो दक्षिण भारत के जो विकासशील और विकसित राज्य हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं हर पैरामीटर्स पर, चाहे वो जीडीपी में योगदान हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे अन्य चीजें हो, उन सभी को इसका फायदा मिला है। आप देखो यहां पर कि आंध्र प्रदेश 4.05 था इसका पहले टैक्स डिवोल्यूशन हॉरिजॉन्टल, वो बढ़ करके 4.22 हो गया है। उसी तरीके से कर्नाटका को लाभ हुआ है, केरला को लाभ हुआ है, तेलंगाना को लाभ हुआ है, तमिलनाडु को भी हल्का लाभ हुआ है। तो ये जो दक्षिण के राज्यों को 15वें वित्त आयोग की तुलना में लाभ हुआ है। लेकिन ऐसे राज्य जो क्षेत्रफल में भी बड़े हैं और जनसंख्या में भी बड़े हैं, उनको नुकसान हुआ है। जबकि हम देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग से तुलना करें तो वो जनसंख्या को, सेंसस 2011 के आधार पर जनसंख्या को उसने
जो 15% वेट दिया था और इसने बढ़ा करके 17.5% वेट दिया है, स्टिल दे आर एट द लॉस कंपेयरिंग 15वां वित्त आयोग। तो उत्तर प्रदेश को जैसे 17.94 से घट के 17.62, बिहार को 10 से घट 9.95। इसके साथ साथ अगर हम और भी बात करें तो यूपी, बिहार, इसके साथ साथ आपका वेस्ट बंगाल है ना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी राज्य जो हैं, इन राज्यों को इधर मतलब कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है कंपेयरिंग 15वां वित्त आयोग के द्वारा जो डिवॉल्यूशन किया गया है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इंपैक्ट एनालिसिस के रूप में कि इक्वालिटी को ध्यान में रखा गया, इक्विटी के आधार पर, समता समानता के जब क्या को ध्यान रखा गया, समता के आधार पर। कहने का मतलब कि योग्यता के हिसाब से, है ना, हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन यानी कि क्षैतिज हस्तांतरण करने का प्रयास किया गया है। इन सभी चीजों के साथ साथ जो कुछ अन्य प्रमुख चीजें जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इधर से ज्यादा चांस है कि इन क्षेत्रों से जो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, इन क्षेत्रों से सवाल बनने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे सहायता अनुदान दिया जाता है, जैसे हमारे संविधान में अनुच्छेद 275 है ना, तो आर्टिकल 275 जो है वो ग्रांट्स इन एड के बारे में बात करता है। सहायता अनुदान जो राज्यों को केंद्र सरकार देती है। अब 15वां वित्त आयोग ये सहायता अनुदान की भी सिफारिश करता है। तो 15वां वित्त आयोग जो सहायता अनुदान की बात करता था वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में बात करता था। कहने का मतलब कि अगर आपका राजकोषीय घाटा है तो उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पैसा देती थी अनुदान के रूप में, या किसी खास सेक्टर स्पेसिफिक क्षेत्र में, किसी खास क्षेत्र में बढ़िया काम करने के लिए, है ना, किसी खास क्षेत्र में बढ़िया काम करने के लिए, या किसी खास स्टेट को अलग से ग्रांट दिया जाता था। इसको बंद कर दिया गया, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर जो नई चीज शुरू की गई है वो प्रशंसनीय है। जो नया ग्रांट शुरू किया गया है वो दो चीजों पर, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया है। तो जो ग्रांट्स देने की बात की जा रही है स्थानीय निकायों को, स्थानीय निकाय, और स्थानीय निकाय में शहरी और ग्रामीण दोनों ही को, शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही को, और उसके साथ साथ आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात किया हुआ है कि पर्यावरण असंतुलन का परिणाम ये हो रहा है कि अब हम लोग चाहें कि पर्यावरण को पुराने जमाने के हिसाब से लेकर के आ जाएं तो ये बहुत ही कठिन है। तो अभी जितने भी देश हैं, जितने भी सरकारें हैं, उनका प्रयास ये है कि हम होने वाली आपदाओं से कैसे अपने आप को बचा सकें, है ना। तो ऐसे में जो डिजास्टर प्रोन एरियाज हैं, जहां पर ज्यादा आपदाओं के चांसेस रहते हैं, उनको विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत ये जो ग्रांट आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्रांट आपको दिया जा रहा है ये ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, इसको क्लासिक बांटा गया है। कुछ चीजें आपको बेसिक ग्रांट के रूप में मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपके काम करने के अनुसार दिया जाएगा। पहले आप परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस बेस्ड, प्रदर्शन आधारित अनुदान का भी उसमें हिस्सा रहेगा। जैसे रूरल बॉडीज को, जैसे हम लोगों ने यहां देखा कि इंसेंटिव्स टोटल कितना फंड तैयार करके रखा गया है, टोटल फंड तैयार करके रखा गया है 9.47 लाख करोड़ रुपया, बांटा जाएगा 5 वर्षों में। ये 5 वर्ष के लिए अनुशंसा की गई है, मतलब 9.25 लाख करोड़ रुपया का, सॉरी 9.5 लाख करोड़ रुपया का, 9.47 लाख करोड़ रुपया का, है ना। इन दोनों ही चीजों के लिए ग्रांट की अनुशंसा की गई है। उसमें से अगर हम लोग बात करें तो ग्रामीण निकायों को 4.4 लाख करोड़ रुपया और शहरी निकायों को 3.6 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए जाएंगे आने वाले 5 वर्षों में। तो ये 5 वर्ष आपका 2026 से 2030 तक का जो है उसके लिए ये एलोकेट किया गया है। अब ये जो आपको मिलेंगे ग्रांट्स, ये ग्रांट्स जो आपको मिलेंगे, इसमें भी एक विशेष चीज है, वो क्या कि 80% आपको बेसिक ग्रांट्स मिलेंगे। 80% ग्रांट्स जो रहेंगे आपके, इसमें 80% है ना बेसिक ग्रांट रहेगा, मतलब आपको मिल जाएगा
कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी 20% जो है ये प्रदर्शन आधारित होगा। परफॉर्मेंस करेंगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो 80% बेसिक ग्रांट आपको मिलेंगे और 20% प्रदर्शन आधारित। इस 80% में भी इसको भी 50-50 किया गया है। 50% आपको किसी भी चीज पे खर्चा करो। अब ये जो आपका 80% का बेसिक ग्रांट है, इस 80% के बेसिक ग्रांट को बांटा गया है कैसे कि इसमें से 50% जो है ना, 50% आप किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, अनटाइड है, राइट। और बाकी 50% जो आपको दिया जा रहा है, ये बाकी का 50% स्वच्छता और पेयजल उपलब्धता के लिए दिया जा रहा है। तो स्वच्छता प्लस पेयजल उपलब्धता के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए आपको दिया जा रहा है बाकी के 50% इस 80% में, राइट, एज यू कैन सी हियर। तो 80% बेसिक ग्रांट का 50% अनटाइड है, मतलब कहीं भी किसी भी चीज पे खर्चा करो। बाकी 50% सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट के लिए दिया जा रहा है। 20% परफॉर्मेंस ग्रांट्स हैं। लेकिन ये पाने से पहले भी कौन से राज्य को ये चीजें मिलेंगी, यह अनुदान की सहायता मिलेगी, उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। तो ये लाभ लेने के लिए भी कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है ना। एंट्री टिकट फ्री एंट्री नहीं है भाई, है ना, फ्री एंट्री नहीं है। कुछ मैंडेटरी कंडीशंस हैं। जैसे पहला कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो संविधान के अनुसार स्थानीय निकायों की स्थापना कीजिए, राइट। तो लोकल बॉडीज हर जगह संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार सबसे पहले तो स्थापित होने चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई जाहिर सी बात है कि पहले स्थापित होगा तभी तो मिलेगा। दूसरा कि जो भी स्थानीय निकाय हैं उनका प्रोविजनल ऑडिटिंग की जाएगी और ये जो डेटा है, ये डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेगा, जो चाहे वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ प्रोविजनल एंड ऑडिटेड अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स हैं उनका प्रोविजनल डेटा और ऑडिटिंग करने के बाद जो डेटा है हमारे पास, मतलब इनका ऑडिटिंग होना चाहिए। पैसा कहां खर्चा हो रहा है, कैसा आपका प्रदर्शन है, यह सार्वजनिक निकाय में उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि एक बार सार्वजनिक क्षेत्र में यह उपलब्ध रहेगा, सबके पास उपलब्ध रहेगा, तो अगर कुछ सही है कुछ गलत है अगर, तो उसके बारे में प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि सबसे पहले तो राज्य वित्त आयोग का समय पर गठन करो। यह क्यों अनिवार्य है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का, जैसे कुछ राज्य अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं किए हुए हैं, तो उनका गठन करना क्यों अनिवार्य है? इसलिए क्योंकि देखिए, जो वित्त आयोग है वो म्युनिसिपैलिटीज या पंचायत के लिए भी अनुशंसाएं करता है ना। जो वित्त आयोग है, केंद्रीय वित्त आयोग जो है, ये क्षेत्रीय निकायों के लिए अनुशंसा करता है, क्षेत्रीय निकायों हेतु। लेकिन इसके लिए अनुशंसा करता है, लेकिन इसके लिए अनिवार्य यह है कि राज्य वित्त आयोग से पहले सिफारिश आनी चाहिए, राज्य वित्त आयोग के रिकमेंडेशंस के आधार पर। तो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर तो जिन राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं हुआ है, या फिर जो राज्य समय पर अपने स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस को अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, वैसे केसेस में मुश्किल हो जाएगा। तो अब अगर पैसा लेना है केंद्र सरकार से, अगर अनुदान चाहिए इस सेक्टर के लिए, तो यह चीज टाइमली होना चाहिए, यह राज्यों की जिम्मेदारी बनती है। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो है हम लोगों का, उसको और मजबूती प्रदान करता है। और देखा जाए तो जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे को और मजबूती देते हैं इस तरीके के अनुदान, जो कि सीधे उन चीजों को टारगेट कर रहा है जिसके लिए फंड की जरूरत हो रही है ना। इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, जब इसके द्वारा सब्सिडी कैसे बांटा जाए उस पर जो बात कही गई है 16वें वित्त आयोग के द्वारा। अच्छा, वो जो ग्रांट्स आपको दिए जा रहे हैं वो तो दिए ही जा रहे हैं, उसके अलावा कुछ और चीजें भी बताई गई हैं जहां पर की ग्रांट्स आपको दिए जाएंगे। वो है एक स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स दिए जाएंगे, विशेष बुनियादी ढांचा अनुदान भी आपको दिया जाएगा। 10 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, उनको दिया जाएगा। और इसमें प्रमुख चीज क्या है, तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट,
को ध्यान में रखा गया। तो इसमें आबाद शहरों में व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के विकास से इसको जोड़ा जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम 10 से 40 लाख वाले शहरों में। और दूसरा, शहरीकरण प्रीमियम अनुदान। आप देखो कि इस बार के बजट में भी शहरों को विकास देने की चर्चा की गई है। इस बार के बिहार बजट में भी शहरों के विकास पर ध्यान देने की बात की गई है। तो तेजी से बढ़ता शहरीकरण भविष्य के लिए यह खोजता है कि स्थायी रूप से सस्टेनेबल और सस्टेन्ड अर्बनाइजेशन होना चाहिए, है ना। तो ये प्रमुख चीजें हैं जो आमतौर पर शहरें, जो अलग अलग शहर इन समस्याओं से जूझते हैं। जैसे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, वर्षा के सीजन में हम लोग देखते हैं। शहरीकरण प्रीमियम अनुदान, यह राज्यों को वन टाइम पेमेंट है, एक बार या एक मुश्त अनुदान है, एक बार में जारी किया जाएगा। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रीय निकाय जो हैं आसपास के ग्रामीण गांवों का विलय करेंगे, इसके लिए दिया जाएगा, और ग्रामीण से शहरी संक्रमण नीति के निर्माण के लिए। तो जैसे जैसे प्री अर्बन एरियाज जो हैं, ऐसे गांव जो कि अब ऐसे शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज में ऐड होते चले जा रहे हैं, उसके लिए, और गांव से शहर का जो संक्रमण हो रहा है उस नीति के विकास के लिए कि कैसे हम लोगों को क्लोज एरियाज को डेवलप करना है, तो वन टाइम दिया जाएगा शहरीकरण प्रीमियम अनुदान। तो स्थानीय निकाय और उन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रावधान किया गया है, किसके द्वारा? वित्त आयोग के द्वारा। वित्त आयोग कुछ और भी सिफारिशें करता है और केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को से उम्मीद करता है कि वह इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। जैसे केंद्र सरकार को कहता है कि 2030-31 तक एक टारगेट दिया है भाई कि 2030-31 तक राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना, जीडीपी का 3.5% तक लेकर के आइए। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एफआरबीएम रूल्स भी हम लोगों ने बनाए, लगातार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग देख रहे हैं कि हर साल जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश की जा रही है। राज्यों के लिए यही चीज कहा गया है, कितना रखना है? राज्यों को कहा गया है 3% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है उसका 3% के रेंज में रखना है। बिहार सरकार ने 2.9% का टारगेट इस साल के लिए रखा है राज्यों के लिए। देखो, राजकोषीय घाटा और सकल घाटा में क्या फर्क है? जैसे यहां पर है ना, कंबाइंड डेट का एक कंसेप्ट यहां पर डाला गया है, कंबाइंड डेट। इस कंबाइंड डेट को कहा गया है कि 77 से घटा करके 73% तक लेकर के आना है। दोनों में फर्क क्या है? ये भी क्या है, आपके जीडीपी का है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि राजकोषीय घाटा जो है यह किसी एक वित्त वर्ष के लिए होता है। जिस वित्त वर्ष की आप बात कर रहे हैं यह एक वित्त वर्ष के लिए है। और यह क्या है? यह जो चीज आपके सामने है कि सकल घाटा जो है, सकल ऋण, यह जो आपका सकल ऋण है, ये जो आपका सकल ऋण है, ये सकल ऋण आपका रखा गया है, ये पूरा, ये टोटल डेट है भारत का। ये टोटल कर्जा समझ लो, किसी एक वर्ष की बात नहीं हो रही है, टोटल डेट के बारे में बात हो रही है। और ये ऋण राज्य और केंद्र दोनों मिला करके है, राज्य और केंद्र मिला करके। इसको कहा गया है कि अभी ये 77.3 है, इसको घटा करके 73.1% लाना है 2030-31 तक। तो ये टोटल डेट बता रहा। और ये जो हम लोग लक्ष्य रख रहे हैं 3% ऑफ जीएसडीपी या 3.5% ऑफ जीडीपी, ये है किसी एक वित्त वर्ष के लिए। तो जब इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो यहां तक हम लोग आ पाएंगे। ये अनुशंसाएं हैं और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास करके ये बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि देखो, सरकारों से नहीं हो पा रहा है बढ़िया से विद्युत का वितरण, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है, आप सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, जो डिस्कॉम्स हैं, ये जो आपके डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज, वितरण कंपनीज, इनका आप प्राइवेटाइजेशन कर दो।
अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ये क्या कह रहा है, निजीकरण करने के लिए कह रहा है। किसका? तो जो वितरण कंपनियां हैं, वितरण कंपनियों का, जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, इन डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज का, डिस्कॉम्स का आप प्राइवेटाइजेशन कर दो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो। पहली चीज तो अब अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो आपके ऊपर पहले से जो इन कंपनियों पे कर्जा पड़ा हुआ है ना, तो वो तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर चला आएगा। निजी कंपनी इसको खरीदेगी तो उसके ऊपर ये कर्जा चला आएगा, उसका क्या करेंगे? तो कहा कि निजी कंपनियों के ऊपर, है ना, जो कर्जा आएगा उस कर्जे को डील करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण किया जाए। तो इस क्रम में जो निजी निवेशक हैं, या निजी निवेशक लिखते हैं ज्यादा अच्छा है, इस क्रम में निजी निवेशकों पर जो कर्ज का बोझ आएगा उसको डील करने के लिए, उसके लिए क्या रखा गया है कि एक विशेष उद्देश्य वाहन, स्पेशल पर्पस व्हीकल की स्थापना किया जाए जो उसको डील करेगी, देखेगी। विशेष उद्देश्य वाहन। अच्छा, एक और चीज कहा गया है यहां पर, कहा गया कि ठीक है, इस विशेष उद्देश्य वाहन के थ्रू जो है इनकी समस्याओं का आप समाधान खोजेंगे, जो कि जरूरी है ना, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। लेकिन कहा कि इसके साथ साथ ये जो सहायता दी जाएगी इस एसपीवी के थ्रू इन कंपनियों को, वो कंडीशनल होगी, सशर्त सहायता होगी। सशर्त सहायता कहने का तात्पर्य, ये कंडीशनल होगी, सशर्त सहायता। सशर्त सहायता के रूप में एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात की जा रही है ना, या फिर कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस या इन्वेस्टमेंट असिस्टेंस स्कीम की बात की जा रही है फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कहा गया है कि राज्य एक निवेश सहायता योजना का निर्माण करें, यानी कि इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट स्कीम, है ना। इसके निर्माण की बात करने के लिए कह रहा है, फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजीगत निवेश के लिए। और इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि जो कंपनियां काम करेंगी प्रदर्शन के आधार पर यहां से पैसा आपको दिया जाएगा। और यहां से कैसे? प्रदर्शन के आधार पर सहायता मिलेगी। प्रदर्शन के आधार पर, और उन्हीं राज्यों को सहायता मिलेगी जहां पर डिस्कॉम्स का निजीकरण हो चुका हो। तो प्रदर्शन के आधार पर यानी कि डिस्कॉम्स का, जिसे हमने कहा निजीकरण, निजीकरण होने के बाद ही यह फंड अलॉट किया जाएगा। तो निजीकरण पश्चात राशि आवंटन होगी। तो निजीकरण के पश्चात राज्यों को राशि मिलेगी। तो जैसे जो राज्य डिस्कॉम्स का निजीकरण कर देंगे उन्हीं राज्यों को ये स्पेशल असिस्टेंस स्कीम जो है, विशेष सहायता योजना का लाभ मिलेगा, है ना। विशेष सहायता योजना का लाभ इसी के अंतर्गत मिलेगा। स्पेशल असिस्टेंस स्कीम का लाभ उन्हीं राज्यों को मिलेगा। तो एक तो ये पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए बात की गई है। उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी बात की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए क्या कहा गया है? तो ये जो स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, ये कह रहा है कि अभी तक लगभग 308 अक्रिय, है ना, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। अब इन 308 कंपनियों का क्या करेंगे आप?
इसके लिए बात की जा रही है। कह रही कि 308 इनएक्टिव स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। एसपीई कहने का मतलब स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज 308 हैं। इनका क्या करें? तो इसके लिए कहा गया कि ऐसी कंपनियां जो 4 साल में लगातार 3 साल घाटे में रही हों, है ना, तो ऐसी कंपनियां जो 4 साल में, क्या कहा गया कि 4 वर्षों में लगातार 3 वर्ष घाटा में रही हूं, उनको क्या करना है? उनको संबंधित मंत्रालय के, उनको कैबिनेट में सौंप देना है। कैबिनेट के पास प्रस्ताव जाएगा और कैबिनेट निर्णय लेगी कि इनको चालू रखना है, इनको बंद करना है या निजीकरण करना है। अब कैबिनेट जो है निर्णय लेगी कि इनको चालू रखना है, बंद करना है या इनका निजीकरण करना है। इससे संबंधित निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? कैबिनेट के द्वारा लिया जाएगा। तो कह रहा है कि जो 308 ये इनएक्टिव एसपीईज हैं, मतलब कि स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं, या तो आप इनको बंद करो या इनका प्राइवेटाइजेशन करो। इनका रिव्यू करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो या तो बंद करो, क्लोज करो, या फिर इनका क्योर निकालो। सो क्लोज और क्योर। 4 साल में 3 साल जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा है, घाटे में चल रही हैं, वो कैबिनेट को भेजो। कैबिनेट देख करके बताएगी इनके साथ क्या करना है। तो इसका हल निकालिए। उसके साथ साथ सब्सिडीज को लेकर के राज्यों को सलाह दिया गया है। कहा गया है कि आप लोग ऐसे ही सब्सिडी बांट रहे हैं, कैश एक्सपेंडिचर, कैश डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि आपके राजस्व व्यय को बढ़ा रहा है, तो आपके द्वारा सब्सिडी का टारगेटिंग नहीं किया जा रहा है। तो सब्सिडी का टारगेटिंग करना अनिवार्य है। और इस संदर्भ में केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार क्या करे? केंद्र सरकार जब राज्यों को अनुदान दे रहा है तो, या कर्ज दे रहा है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए कि राज्य ऑफ बजट जो बोरोविंग करते हैं, बजट के बाद जो केंद्र सरकार से उधार ले रहे हैं या बोरोविंग कर रहे हैं, उसको टोटल बजटीय बोरोविंग के अंतर्गत ही रखा जाए, ताकि स्पष्ट रूप से पता चले कि राज्य सरकारें कितना बोरो कर रही हैं, कितना कर्जा ले रही हैं, है ना। और उससे स्पष्ट होगा कि ये, और स्पष्ट होना चाहिए कि ये कहां पे खर्चा हो रहा है। तो केंद्र सरकार को यह कहा गया है कि वो इस बात पर ध्यान दे कि राज्य सरकार जो उनसे बोरो कर रही है ऑफ बजट, वो ऑफ बजट बोरोइंग को भी, है ना, बजटीय बोरोइंग में ही इंक्लूड करे, है ना। और जिस किसी भी काम के लिए आपसे बोरोइंग किया जा रहा है, उसको अलग अलग रूप से देखने की लिए जरूरत नहीं। वो पता ही नहीं चल रहा है कि किस काम के लिए पैसा ले रहे हैं, कहां खर्चा कर रहे हैं, तो उसका भी स्पेशल मेंशन होना जरूरी है, ताकि सब्सिडी को टारगेट किया जा सके। आर्थिक सर्वेक्षण ने भी राज्यों के खर्च को थोड़ा चिंतित नजर से देखा है कि राज्य जिम्मेदार पूर्ण तरीके से खर्चा नहीं कर रहे हैं, राजस्व प्रकृति के खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो हैं ये महत्वपूर्ण है, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका इस्तेमाल, है ना, आप अपने मेंस में भी कर सकते हैं, और प्री में इसको 1-2 बार देख करके जाइएगा, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके जाइएगा, प्री के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट हियर। यहां पर मैं डॉक्यूमेंट आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।